प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है षड्यंत्र। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे और उनकी महारानी, जो कि बेहद सहृदय और दयालु रूपवान स्त्री थी, वो एक दिन महल की खिड़की पर बैठकर कपड़े में कुछ सिल रही थी कि अचानक सुई उनकी उंगली में चुभ गई। उस समय सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, साथ ही बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। सुई चुभने के कारण रानी की उंगली से कुछ खून की बूंदें टपककर बर्फ पर जा गिरी। रानी अपना दर्द भूलकर बहुत ध्यान से बर्फ पे पड़ी खून की उन बूंदों को देखकर सोचने लगी कि काश मेरे पास भी बर्फ सी उजली कोई बेटी होती और जिसके होंठ इन खून की बूंदों से भी ज़्यादा लाल होते और वो अभिन्न खूबसूरत बेटी होती। फिर कई दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। काफ़ी समय गुजरने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जो कि बेहद खूबसूरत और बर्फ सी उजली थी। उसके नन्हे नन्हे कोमल होंठ खून की बूंदों के से भी ज़्यादा लाल थे। रानी को उस दिन का वाकया याद आ गया जब उसकी उंगली में सुई चुभी थी और खून की उन बूंदों को बर्फ पे पड़ा देखकर उसने यही कल्पना की थी, जो बेटी के रूप स्वरूप में आज साकार होकर हकीकत बनकर उसके सामने थी। वो खुशी से फूली न समाई और बार बार उस राजकुमारी को बहुत प्यार से गले लगाकर उसका नाम उसके रूप की तरह स्नो वाइट रखा। धीरे धीरे स्नो वाइट बड़ी होने लगी। वो राजा रानी की आंख का तारा थी और एक पल के लिए भी वो दोनों उसको आंखों से ओझल ना होने देते और उसे किसी तरह का कोई कष्ट भी ना होने देते। बहुत नाजों से उसका पालन पोषण हो रहा था और इस तरह से स्नो वाइट के रूप में और भी ज़्यादा निखार आने लगा। कुछ दिन के बाद रानी अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। राजा ने नामी गिरामी वैद्यों से रानी का बहुत उपचार करवाया, लेकिन रानी की हालत में कोई भी सुधार नहीं दिखाई दिया, बल्कि दिन ब दिन उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। राजा और राजकुमारी खाना पीना छोड़कर बहुत दुख में डूब गए और हर वक्त रानी की देखभाल में जुटे रहते। पर विधि का विधान यही था कि एक दिन रानी ने अपने प्राण त्याग दिए और उन दोनों को रोता बिलखता छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। अब राजा और राजकुमारी दोनों बहुत उदास रहने लगे। पर कहते हैं ना, वक्त किसी भी तकलीफ का मरहम होता है। धीरे धीरे दोनों का दुख कम होने लगा और राजा अपने राज्य के कामों में और विस्तार में फिर से प्रयत्नशील होकर व्यस्त हो गए और राजकुमारी भी खुद को संभाल चुकी थी। राजकुमारी की देखभाल और राजा के अकेलेपन को दूर करने के लिए राजा के मंत्रियों और रिश्तेदारों ने उन पर दूसरी शादी का दबाव डाला। पहले तो महाराज ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन मंत्रियों के और रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर और बेटी के लिए उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ देखभाल के लिए कर ली कि मेरी बेटी अकेली ना रहे, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ। इस प्रकार पास के देश की एक सुंदर राजकुमारी से राजा का विवाह संपन्न हुआ। स्नो वाइट की दूसरी माँ बहुत सुंदर और शानदार व्यक्तित्व की मालकिन थी। उसको अपने रूप यौवन पे
बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने जब स्नो वाइट को देखा तो उसकी खूबसूरती उसके मन में ईर्ष्या जगा गई। उस रानी के पास एक जादुई दर्पण भी था, जिससे वो रोज पूछती थी कि यह दर्पण बता, सबसे सुंदर कौन। तो अभी तक दर्पण में से यही आवाज आती कि सबसे सुंदर आप हो। लेकिन आज जब उसने दर्पण से पूछा कि ऐ दर्पण बता, संसार में सबसे सुंदर कौन, तो दर्पण से आवाज आई कि सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये सुनते ही डाह और ईर्ष्या से रानी उस राजकुमारी के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगी, पर कोई भी तरकीब कारगर नहीं हो पा रही थी। वो चाहती थी कि राजकुमारी को मरवा दिया जाए ताकि सबसे सुंदर मैं ही रहूं और कोई शक भी मुझ पर ना हो, नहीं तो राजा और मंत्री मुझे बहुत कठोर दंड देंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ वो नए नए मंसूबे दिमाग में तैयार करती रही और आखिरकार वो एक निष्कर्ष पर पहुंच ही गई। उसने कुछ कर्मचारियों को अपने विश्वास में लिया और उन्होंने बहुत सा धन उन सबको देकर राजकुमारी की हत्या के लिए रजामंद कर लिया। तय पाया गया किसी दिन राजकुमारी को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाए और सब तरफ ये खबर फैला दी जाए कि राजकुमारी घूमने गई थी, उसी दौरान कहीं गायब हो गई। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। इस योजना के लिए दिन और समय का चयन कर लिया गया। एक दिन की बात है, राजा किसी आयोजन में दूसरे देश में बाहर गए हुए थे। बस यही मौका था जिसको अमल में लाना था। पूर्व नियोजित योजना के तहत रानी ने राजकुमारी से कहा, बेटी, यहाँ महल में रहते रहते तुम ऊब गई होगी, जाओ कहीं घूम आओ। महल के कर्मचारी जो बेहद विश्वस्त हैं तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हें रास्ते में किसी बात की दिक्कत ना होगी। थोड़ी सी अनमनी होने के बाद राजकुमारी उनके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गई और महल से निकल गई। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। चलते चलते सब बहुत दूर निकल गए। वो लोग जंगल के बीच पहुंच गए। जंगल का शांत वातावरण और छोटे छोटे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट राजकुमारी के मन को लुभा रहे थे। दूर कहीं कभी कभी कोई जानवर अपने स्वर में जंगल की खामोशियों को स्थगित करता रहा। राजकुमारी इन सब नज़ारों में खोई थी और उसके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को इशारा किया राजकुमारी को मारने के लिए। लेकिन अगले ही पल उनके हाथ ठिठक गए, क्योंकि राजकुमारी को उन्होंने गोद में खिलाया था। वो उसे अपने सामने ही पलता बढ़ता देख रहे थे। एक आत्मिक लगाव के कारण उनके हाथ कांप उठे और हृदय पसीज गया और उन्होंने राजकुमारी को मारने की योजना को स्थगित कर दिया। लेकिन अगले ही पल रानी का चेहरा उनकी आंखों में तैर गया कि रानी को क्या जवाब देंगे। सारी सच्चाई जानकर रानी हमें मरवा देगी। उन्होंने राजकुमारी को रास्ता भटकाकर उसे तन्हा छोड़ दिया जंगल में और वापस महल के लिए रवाना हुए। रास्ते में किसी जानवर को मारकर उसका खून तलवार पर लगा लिया और महल में पहुंचकर रानी को दिखा दिया कि राजकुमारी को हमने मार दिया है। अब रानी आश्वस्त होकर अपनी सुंदरता के लिए बहुत खुश थी कि अब मैं ही अकेली सबसे सुंदर महिला हूँ। उधर राजकुमारी भटकते भटकते रोते रोते जंगल में बहुत दूर निकल गई। भूख प्यास और दहशत से थकान से उसका बुरा हाल था कि तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वो धीरे धीरे वहाँ पहुँची। एक आस सी जगी उसके मन में
और वो वहाँ खिड़की के पास पहुंचकर उसने झांक कर देखा कि वहाँ बहुत छोटे छोटे बर्तन और बहुत छोटे छोटे अन्य सामान भी रखे थे। साथ ही वहाँ खाने पीने का सामान भी उसको नज़र आया रखा हुआ। वो तुरंत खिड़की से कूदकर अंदर पहुँच गई। वहाँ उसे सामान के अलावा और खाने पीने की चीज़ों के अलावा और कोई नज़र नहीं आया। भूखी तो वो थी ही, खाना देखकर वो खुद को रोक न सकी और पेट भर के खाना खाने के बाद थकान के कारण उसे जोरों की नींद आने लगी। वो वहाँ थोड़ी दूर पर पड़ी शैया पर जाकर लेट गई। दरअसल वो झोपड़ी 7 बौनों की थी जो जंगल से लकड़ी व खाने पीने का सामान लेने जंगल में गए हुए थे। वो गहरी नींद में सो गई। कुछ ही देर बाद बौने वापस झोपड़ी में आए तो उन्होंने अपनी झोपड़ी को अस्त व्यस्त देखा और खाने का सामान भी गायब देखा। तो वो समझ गए कि यहाँ कोई आया था। वो इधर उधर खोजने लगे। तभी एक बौने की नज़र स्नो वाइट पर पड़ी। उन्हें पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया, फिर राजकुमारी को जगाकर उसकी व्यथा सुनकर वो बहुत द्रवित हो गए और उसे अपने साथ ही रखने के लिए राजी हो गए। अब राजकुमारी सारा दिन झोपड़ी में काम करती और सातों बौने जंगल से खाने पीने का प्रबंध करते, लकड़ी काटते और राजकुमारी का हर बात के लिए ख्याल रखते। उन्होंने राजकुमारी को समझा दिया था कि जब हम ना रहें तो झोपड़ी में कभी किसी को आने न देना और अंदर से बंद ही रखना। उधर महल में फिर रानी ने एक बार दर्पण से पूछा कि बता, सबसे सुंदर कौन? तो दर्पण से आवाज आई कि सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये सुनते ही रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने दोबारा गुर्रा कर दर्पण से पूछा, कहाँ है स्नो वाइट? मैंने उसे मरवा दिया है, दर्पण ने कहा। जंगल में एक झोपड़ी में 7 बौनों के साथ रहती है। अब रानी के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो चुकी थी। अब राजकुमारी को मारने का बीड़ा उसने खुद ही उठाया, क्योंकि अब उसे किसी के ऊपर विश्वास ना था। फिर एक दिन उसने कूटनीति के तहत एक बुढ़िया का रूप धरा और जंगल में ढूंढते हुए बौनों की कुटिया तक पहुंच ही गई। इत्तेफाक से स्नो वाइट कुटिया में अकेली थी। बुढ़िया ने आवाज लगाकर स्नो वाइट से कंघी खरीदने के लिए विनती की, जो कि जहरीली थी। स्नो वाइट को बौनों की बात याद आ गई और वो आनाकानी करने लगी। इस पर बुढ़िया बोली, बेटी लाओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। तो स्नो वाइट ने मना कर दिया, लेकिन बार बार उसके इसरार करने पर राजकुमारी उसकी बातों में आ ही गई। जैसे ही बुढ़िया ने कंघी स्नो वाइट के बालों में छुआई तो स्नो वाइट बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी और बुढ़िया का भेष धारण किए वो रानी वहां से भाग गई निकली। आश्वस्त थी अब कि स्नो वाइट अब ना बचेगी, अब मैं ही सबसे सुंदर रहूंगी। कुछ समय पश्चात बौने वापस कुटिया में आए तो राजकुमारी को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। तो वो सब माजरा समझ गए कि कोई झोपड़ी में आया था। उन्होंने कुछ नायाब जड़ी बूटियों से उपचार के बाद राजकुमारी को होश में ला दिया और सारी बात राजकुमारी ने बौनों को कह सुनाई। बौनों ने फिर ताकीद की कि चाहे जो भी हो जाए, अब किसी को झोपड़ी में मत आने देना और ना ही दरवाज़ा खोलना। उधर दम से भरी रानी ने बेफिक्री से दर्पण से पूछा कि अब बता,
सबसे सुंदर कौन? अब तो मेरे रास्ते का कांटा खत्म हो चुका है। मैंने खुद अपने हाथों से उसको मार दिया। तो दर्पण से आवाज आई कि सबसे खूबसूरत स्नो वाइट ही है। रानी का खून खौल उठा। अब गुस्से का पारावार न रहा। उसने सोचा कि उसे तो मर जाना चाहिए था, फिर वो कैसे बच गई। लेकिन अब जो षड्यंत्र मैं रचूंगी उससे ज़रूर स्नो वाइट की मौत पक्की है। फिर एक दिन की बात है कि उसने बहुत से रसीले लाल लाल सेब लेकर उसमें जहर निडेल से भर दिया। उस जहर की ये खासियत थी कि जो भी उस सेब को खाएगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा। उस इंसान को जिसने इन्हें खाया है, अगर उसका कोई राजकुमार हाथ पकड़ लेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, वरना हमेशा उसी हालत में पड़ा रहेगा। ना वो मरने में रहेगा, ना ही जिंदा रहने में। वो बेफिक्र थी कि जंगल में अब कहाँ से कोई राजकुमार आएगा, और मौका देखकर फिर उसने एक फल बेचने वाली औरत का रूप धारण किया और सेब लेकर टोकरी में जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सेब बेचने वालों की आवाज़ लगाकर स्नो वाइट को अपनी तरफ आकर्षित किया। आवाज़ सुनकर स्नो वाइट खिड़की पर आई। लाल लाल रसीले सेब देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन दूसरे ही पल बौनों की ताकीद भी याद आ गई। फिर तरह तरह के प्रलोभन देकर आखिर स्नो वाइट को उस जिसने रूप धरा था सेब बेचने वाली का, उस रानी ने सेब की एक फांक उसको चखने के लिए राजी कर ही लिया। स्नो वाइट ने जैसे ही जरा सा सेब खाया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ी और गहन निद्रा में सो गई। उसकी हृदय गति बेहद मंद हो चुकी थी और सांस भी बहुत धीरे चल रही थी। लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है। ये सब देखकर रानी वहां से भाग गई। कुछ देर बाद बौने वापस आए। स्नो वाइट का हाल देखकर समझ गए कि फिर कोई भयानक षड्यंत्र इसके साथ हुआ है। उन्होंने करीब जाकर देखा तो पाया कि हृदय गति और सांसें बहुत मामूली रूप से और ना के बराबर ही चल रही हैं। अब वो कश्मकश में थे कि इसे दफना भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो ना मरी है ना जिंदा है। फिर उन्होंने एक कांच का ताबूत तैयार किया और उसमें स्नो वाइट को रख दिया और हवा के आने जाने के लिए कुछ हिस्सा ताबूत का खुला छोड़ दिया। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। एक दिन की बात है कि उस जंगल में शिकार के लिए एक राजकुमार आया और रास्ता भटक गया शिकार का पीछा करते करते। इस तरह वो बौनों की झोपड़ी तक आ निकला और कौतूहल से उसने ये देखना चाहा कि इस भयानक जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रहता है। हकीकत जानने के लिए उसने खिड़की से झांका तो उसे ताबूत में कोई लेटा नजर आया और उसके सिवा वहां कोई न था। वो राजकुमार बिना वक्त गंवाए कौतूहल से खिड़की से अंदर कूद गया और तुरंत ताबूत के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि एक अति सुंदर कन्या ताबूत में लेटी हुई है। ना उसका चेहरा मलिन है, ना ही वो मरी हुई लग रही है। चेहरे पर उसके रौनक थी, पर सांस और हृदय गति बहुत मध्यम चल रही थी। वो यही सब कश्मकश में कुछ सोच ही रहा था कि उसने ताबूत के अंदर अपना हाथ डालकर उसके हाथ को पकड़कर ये देखना चाहा कि मामला क्या है। तभी हाथ पकड़ते ही वो उठकर बैठ गई और राजकुमार के पूछने पर
स्नो वाइट ने रो रो कर सारी बात उसको बताई। फिर राजकुमार को साथ लेकर राजा के पास पहुंचकर उन दोनों ने सारी सच्चाई बताई। स्नो वाइट को जिंदा देखकर राजा बहुत खुश हुए और रानी को तुरंत बंदी गृह में डलवा दिया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार की शादी राजकुमारी से राजा ने कर दी। इस शादी में तमाम राज्य के राजा और सब मंत्रीगण, प्रजा के अलावा बौनों को भी शामिल किया गया। फिर सब लोग सुख, चैन और आराम से रहने लगे। दोस्तों, ईर्ष्या और षड्यंत्र रचने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं और एक न एक दिन उन्हें अपने किए की सजा ज़रूर मिलती है। इसलिए किसी के लिए भी मन में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और खुद को षड्यंत्र से दूर रखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।